वो नैरेटिव जो आपसे छुपाया गया। जिसे भारतीय संविधान में सिर्फ एक अस्थायी व्यवस्था के रूप में लिखा गया था, वो दशकों तक कैसे एक अटूट दीवार बनकर रह गया। डॉक्टर B.R. अंबेडकर ने इसका ड्राफ्ट लिखने से क्यों इनकार कर दिया था? आइए खोलते हैं संविधान सभा की बहसों और प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 1954 की असली फाइलें। 5 अगस्त 2019 जब भारत की संसद ने आर्टिकल 370 को खत्म किया तो देश और दुनिया के एक वर्ग ने कहा कि ये असंवैधानिक है, ये कश्मीरियों के साथ धोखा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि असली धोखा 1949 में हुआ था, जब एक ऐसी धारा को पीछे के दरवाजे से संविधान में डाला गया जिसे खुद संविधान निर्माता डॉक्टर B.R. अंबेडकर ने छूने तक से इनकार कर दिया था। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे अस्थायी शब्द का मजाक उड़ाते हुए इस धारा को एक स्थायी वीटो पावर बना दिया गया और कैसे संसद को अंधेरे में रखकर 1954 में एक ऐसा कानून आर्टिकल 35A पास किया गया जिसने लाखों महिलाओं और दलितों से उनके बुनियादी अधिकार ही छीन लिए। आज हम भावनाओं की नहीं, संविधान के पन्नों की बात करेंगे। जब कश्मीर के लिए एक विशेष धारा बनाने की बात आई तो जवाहरलाल नेहरू ने कश्मीरी नेता शेख अब्दुल्ला को डॉक्टर B.R. अंबेडकर के पास भेजा। डॉक्टर अंबेडकर जो भारतीय संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे और कानून के सबसे बड़े ज्ञाता थे। जब शेख अब्दुल्ला ने अंबेडकर से इस विशेष दर्जे का ड्राफ्ट तैयार करने को कहा तो बाबा साहेब का जवाब इतिहास के पन्नों में दर्ज है। कई ऐतिहासिक दस्तावेज और संविधान सभा के रिकॉर्ड्स के अनुसार डॉक्टर अंबेडकर ने शेख अब्दुल्ला से स्पष्ट कहा था, आप चाहते हैं कि भारत कश्मीर की सीमाओं की रक्षा करे, कश्मीर में सड़कें बनाए, कश्मीरियों को पूरे भारत में समान अधिकार मिले, लेकिन आप भारत सरकार को कश्मीर में कोई अधिकार नहीं देना चाहते। भारत के कानून मंत्री के रूप में मैं भारत के हितों के खिलाफ इस तरह के विश्वासघाती प्रस्ताव को कभी मंजूरी नहीं दे सकता। अंबेडकर जी ने आर्टिकल 370 का ड्राफ्ट लिखने से साफ इनकार कर दिया था। वो जानते थे कि एक देश में दो विधान यानी दो अलग अलग संविधान देश की एकता के लिए घातक सिद्ध होंगे। जब अंबेडकर जी ने मना कर दिया तो नेहरू ने यह काम N. गोपालस्वामी अयंगर को सौंप दिया। अयंगर नेहरू कैबिनेट में बिना विभाग के मंत्री थे और पहले कश्मीर के दीवान यानी प्रधानमंत्री रह चुके थे। उन्होंने ही आर्टिकल 306A का ड्राफ्ट तैयार किया जो बाद में आर्टिकल 370 बना। लेकिन इसे संविधान में रखा कहाँ गया? इसे भारतीय संविधान के भाग 21 में रखा गया। इस भाग का शीर्षक ही है अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। सरल भाषा में संक्रमणकालीन का मतलब है एक पुल। जब आप एक पुरानी व्यवस्था से एक नई व्यवस्था की तरफ जाते हैं तो बीच में एक पुल की जरूरत होती है। आर्टिकल 370 वही पुल था जिसका मकसद कश्मीर को धीरे धीरे पूरे भारत के संविधान के साथ जोड़ना था। संविधान सभा की बहसों में अयंगर जी ने खुद माना था कि ये एक अस्थायी व्यवस्था है जो समय के साथ खत्म हो जाएगी, लेकिन राजनेताओं ने इस पुल पर ही अपना घर बना लिया और इसे कभी पार करने दिया ही नहीं। अब आता है इस एपिसोड का सबसे खौफनाक कानूनी सच। आपने आर्टिकल 35 के बारे में बहुत सुना होगा। ये वो कानून था जिसने तय किया कि कश्मीर का स्थायी निवासी कौन होगा और कौन वहां जमीन खरीद सकेगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह कानून भारत की संसद ने कभी पास किया ही नहीं। अगर आपको भारत के संविधान में कोई नया आर्टिकल जोड़ना है तो आपको आर्टिकल 368 के तहत संसद यानी लोकसभा और राज्यसभा में बहस करानी होगी और वोटिंग से उसे पास कराना होगा। लेकिन 1954 में तत्कालीन सरकार ने आर्टिकल 370 के सब क्लॉज 1D का सहारा लेकर राष्ट्रपति से एक आदेश जारी करवा दिया और चुपचाप संविधान के परिशिष्ट में आर्टिकल 35A जोड़ दिया गया।
सरल भाषा में समझें, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप अपने घर का नक्शा बदलने के लिए परिवार के सभी सदस्यों की बैठक बुलाने के बजाय पीछे के दरवाजे से जाकर सीधे म्यूनिसिपैलिटी के बाबू से एक नक्शे में एक नया कमरा जुड़वा लें। इस तरह देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी संसद को पूरी तरह से बाईपास कर दिया गया। इस आर्टिकल 35A और 370 ने कश्मीर में कैसा अंधेर राज कायम किया, इसके कुछ उदाहरण भी आपको दिखाते हैं। वाल्मीकि समाज 1957 में पंजाब में सफाई कर्मचारियों वाल्मीकियों को कश्मीर लाया गया। उनसे वादा किया गया कि उन्हें स्थायी निवासी माना जाएगा, लेकिन इस कानून के कारण उनकी आने वाली पीढ़ियां चाहे वो PhD कर लें, कश्मीर में सिर्फ सफाई कर्मचारी की ही सरकारी नौकरी पा सकती थी। महिलाओं के अधिकार, अगर कश्मीर की कोई बेटी भारत के किसी अन्य राज्य के लड़के से शादी कर ले तो उसके बच्चों से कश्मीर की संपत्ति का अधिकार हमेशा के लिए छीन लिया जाता था, लेकिन अगर वो किसी पाकिस्तानी से शादी करे तो उसे अधिकार मिल जाते थे। भारत की संसद ने भ्रष्टाचार रोकने के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए और बाल विवाह रोकने के लिए जितने भी प्रगतिशील कानून बनाए, कश्मीर की विधानसभा ने आर्टिकल 370 का वीटो लगाकर उन्हें अपने राज्य में लागू होने ही नहीं दिया। तो दोस्तों, जब 2019 में इस आर्टिकल 370 को हटाया गया तो ये संविधान की हत्या नहीं थी, ये एक ऐतिहासिक सर्जिकल स्ट्राइक थी उस धोखे पर जो 1950 के दशक में संविधान के साथ किया गया था। ये भारत के संविधान की सर्वोच्चता की जीत थी, जिसने लाखों दलितों, महिलाओं और शरणार्थियों को 70 साल बाद उनके बुनियादी मानवाधिकार लौटाए। इतिहास हमें सिखाता है कि जब नेता अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए अस्थायी समझौतों को स्थायी बना देते हैं तो उसकी कीमत आने वाली कई पीढ़ियां खून और आंसुओं से चुकाती हैं। आपको अपने संविधान की ताकत और उसकी कमजोरियों को पढ़ना होगा ताकि कोई भी आपको विशेष दर्जे के नाम पर फिर कभी गुमराह ना कर सके। कश्मीर का मोर्चा अभी सुलझा भी नहीं था कि 1962 में भारत को एक ऐसा घाव मिला जिसकी टीस आज भी हर भारतीयों के दिल में उठती है। हिंदी चीनी भाई भाई का नारा कैसे एक खूनी धोखे में बदल गया, अगले एपिसोड में हम विश्लेषण करेंगे आज़ाद भारत की सबसे बड़ी सैन्य त्रासदी का। वो नैरेटिव जो आपसे छुपाया गया।